अशोक के अभिलेख। अभिलेखों में आज आज हम देखने वाले हैं लघु शिलालेख। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अशोक के अभिलेख जो हैं वो तीन भागों में है। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। और ये जो शिलालेख है ये दो भागों में है, वृहद, लघु। ये भी दो भागों में है, वृहद और लघु। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लघु शिलालेख। ठीक है। और लघु शिलालेखों में अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। देखिए, 14 शिलालेख जिन्हें वृहद शिलालेखों में रखा गया है, ये लघु शिलालेख उनमें शामिल नहीं है। इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। लघु शिलालेख से हमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। ये एक इंपॉर्टेंट है साहब, अशोक के पर्सनल लाइफ, मौर्य सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी इन लघु शिलालेखों से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से, तो एक मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जगह है रूपनाथ, वहां से मिले। राजस्थान में जयपुर, भाब्रू, बैराट। इधर कर्नाटक, मास्की, रायचूर जिले। फिर लघु शिलालेखों के अन्य नाम गुर्जरा, सहसाराम, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, एरागुड्डी, गोवीमठ मैसूर, पालकी, गुंडू कर्नाटक, राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश, अहरोरा, नेत्तुर, उदयगोलम। तो जितने भी स्थान है यहाँ से सभी जगह से लघु शिलालेख मिले हैं। अब सारे नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मास्की कर्नाटक से मिला है। मास्की, इसमें अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है, स्वयं को क्या कहा है, बुद्ध शाक्य। और इसमें अशोक का नाम अशोक भी मिलता है। भाब्रू या बैराट, अशोक का नाम मिलता है इसमें प्रियदर्शी। और इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट की। कर्नाटक में एक जगह एरागुड्डी। एरागुड्डी की अगर बात करें तो अभिलेख के लिखने की शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं व दाएं से बाएं है। ब्रुस्टोफैदन लिपि, तो ब्रुस्टोफैदन लिपि के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, एरागुड्डी से। खरोष्ठी, ग्रीक, आर्मेइक, ये लिपियां हैं ब्राह्मी। और भाषा है अशोक के अभिलेखों की प्राकृत। अब बात करते हैं स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से धम्म व प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। जैसे यह है अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण। पहले हमने देखा शिलालेख। शिलालेख दो प्रकार के, एक वृहद और एक लघु। अब हम बात कर रहे हैं स्तंभ लेख के। स्तंभ लेख भी दो प्रकार के, एक वृहद और एक लघु। तो स्तंभ लेख, स्तंभ लेख से धम्म की और प्रशासनिक जानकारी मिलती। दो वर्गों में है, एक वृहद स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख। आगे चलें। अब ये जो वृहद स्तंभ लेख हैं, ये 6 स्थानों से मिले हैं। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा। दिल्ली टोपरा प्रारंभ में हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में था। फिरोज शाह तुगलक के काल में इसे दिल्ली लाया गया, तो दिल्ली टोपरा नाम पड़ गया। दिल्ली टोपरा एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें 7 लेख हैं। बाकी जो सारे हैं उसमें 6 लेख हैं। ध्यान रखना, ये मान लीजिए स्तंभ लेख है तो इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7। और बाकी जो भी स्थानों से मिले, जैसे पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया तो दिल्ली मेरठ नाम पड़ गया। तो दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है इसमें कितनी बातें आएंगी, तो बताएंगे साहब 6 बातें आएंगी।
बाकी सब में कितनी आएगी, तो 7 आएंगी। इसी दिल्ली मेरठ की सर्वप्रथम खोज 1750 में टीफन थेलर ने की। लोरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण जिले में स्थित लोरिया नंदनगढ़ से भी स्तंभ लेख मिला है। फिर अगर बात करें तो लोरिया राज, रामपुरवा, और एक याद रखिएगा प्रयाग। अब प्रयाग पहले कौशाम्बी में था, अकबर के काल में जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद के किले में इसे लगा दिया गया। अब देखो साहब, इनमें 7 बातें जो हैं उन पर चर्चा करते हैं। अब क्या लिखा हुआ, प्रथम स्तंभ लेख। अब अशोक क्या कह रहा है कि यह धम्म लेख मैंने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद लिखवाया है। इसमें वो कह रहा है कि मेरे सभी कर्मचारी धम्म का पालन करते हैं और व्यक्तियों को के मन को जीत लेते हैं। धम्म के अनुसार शासन करना, धम्म के अनुसार सुख देना और धम्म के अनुसार साम्राज्य की रक्षा करना मेरा सिद्धांत है। यानी प्रशासन में धम्म को लाने की बात कर रहा है पहले स्तंभ लेख में। दूसरे में धम्म की परिभाषा है। धम्म की परिभाषा क्या है, कियम चु धम्म, धम्म क्या है, अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, पाप से दूर रहना, अत्यधिक कल्याण करना, दया करना, दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता को अपनाना, मृदुता, साधुता, यही धम्म है। और धम्म की परिभाषा जो है, ये ग्रंथ जो है राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। आगे चलते हैं। तीसरे स्तंभ लेख में क्या कहता है, तो आत्म परीक्षण की बात कर रहा है। बोले आत्म परीक्षण कैसे होगा, अशोक कहता है कि मन वचन कर्म और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की बात कर रहा है, और इसे ही आत्म परीक्षण कहता है, निज्जाति आत्म परीक्षण। पाप, चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या सब पाप है। आत्म परीक्षण अपने विचारों, वाणी, कर्मों का परीक्षण करो और उन्हें शुद्ध रखें। कहीं आपकी वजह से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा। और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और उन्हें धर्म के मार्ग पर यानी धम्म के मार्ग पर ले जाना ही तीसरे में बात की है उसने, आत्म परीक्षण की। चौथे में न्याय व्यवस्था की बात करता है। मेरे रज्जुक अधिकारी, युक्त रज्जुक प्रादेशिक का उल्लेख मिलता है तीसरे स्तंभ लेख में। मेरे रज्जुक लाखों व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त है, न्याय और दंड के अधिकार में मैं उन्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूं, जिससे वह निश्चय और निर्भरता पूर्वक अपना कर्तव्य का पालन कर सके। इसी में अशोक कहता है कि आज से मेरी आज्ञा है कि जिन लोगों की को मौत की सजा दी गई है उन्हें 3 दिन की मोहलत, अपने परिजनों से मिलने के लिए 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं। चौथे में बात कर रहा है कि हाँ भाई, कोई अगर है बचने के चांस तो देख लो, मिल लो, वकील कर लो। 5वां स्तंभ लेख प्राणियों की रक्षा। अशोक कह रहा है मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वध करना वर्जित कर दिया। छठा, सर्वधर्म सम्मान की बात कर रहा है। बोल रहा है कि मैं सब संप्रदायों का अनेक प्रकार से सत्कार करता हूं और स्वयं उनसे भेंट करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। ये छठे में कह रहा है। 7वें में लोक कल्याणकारी। अब देखो 7वां केवल दिल्ली टोपरा के अभिलेख में मिलता है और धम्म की वृद्धि के लिए कार्य किए गए। तो दूसरे में तो परिभाषा है और 7वें में धर्म की वृद्धि। बोले धम्म की वृद्धि कैसे होगी, बोले जनता का कल्याण करो, बोले बाग लगाओ साहब, सराय विश्राम स्थल बनाओ, कुएं बनाओ जनता के लिए, उनको सुख दो, इस तरीके से सड़कें यातायात की सुविधाओं के लिए। तो ये धम्म वृद्धि, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा धम्म के बारे में जान पाएंगे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लघु स्तंभ लेख की। एक तो वृहद स्तंभ लेख, अब आएंगे लघु स्तंभ। अशोक की राज घोषणाएं खुदी हुई हैं। सांची लघु स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची ध्यान रखिएगा। लघु स्तंभ में
अशोक अपने महामात्रों को कहता है कि संघ में जो भेद है उसे रोको। सारनाथ, ये सारनाथ जो है यूपी के वाराणसी में स्थित है और इसमें भी अशोक अपने महामात्रों को कहता है कि संघ में भेद जो है उसे रोको। तो सांची और सारनाथ। इसके अलावा कौशाम्बी इलाहाबाद के पास से मिला है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है और इसी में अशोक के पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। फिर एक अगर हम बात करें तो नेपाल की तराइयों में स्थित जो है वो है रुमंदेई अभिलेख। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहां आया और उसने यहां धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया और भूमि कर को घटा दिया साहब। और यही वजह है कि इसे आर्थिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है और यह अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। फिर निगलीवा या निगाली सागर, यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया था तथा यहां कनक मुनि के स्तूप का या कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन कराया था। आगे चलें। अब बात कर लेते हैं गुहा लेख की। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। बिहार के बराबर की पहाड़ी में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष 2 गुफाओं का निर्माण कराया, सुदामा और कर्ण चौपर। और ये कराया है आजीवक संप्रदाय के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर बराबर की पहाड़ी जो है इसका आधुनिक नाम जो है खलवितक पर्वत। और फिर अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण कराया। तो 12वें और 19वें वर्ष, तो 12वें वर्ष में तो 2 गुफा और 19वें वर्ष में 1, तो टोटल हो गई सुदामा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। दशरथ के गुहालेख। अशोक का एक पुत्र था दशरथ, इसने नागार्जुन की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं बनवाई। गोपी, एक गुफा का नाम तो है गोपी, एक का नाम है वडथिका, एक का नाम है लोमर्षि। ठीक है। भाषा, प्राकृत लिपि, ब्राह्मी, इस पर मैं चर्चा कर ही चुका हूं आपसे। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा जो थी प्राकृत थी। अब देखिए अन्य अभिलेख। पान गोरारिया एमपी के सीहोर जिले से मिला है। अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। इसमें किस अभिलेख में कहा गया है, किस गुहालेख में, तो ये ध्यान रखिए। लंपक काबुल से मिला है, सीरियाई भाषा में लिखा। महास्थान पश्चिम बंगाल के बोगरा जिले से प्राप्त है, पुंड्रनगर क्षेत्र कहलाता है। इस अभिलेख में महामात्य द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता, अकाल की जानकारी कहां से मिल रही है? महास्थान अभिलेख से। सोगोरा गोरखपुर जिले से मिला है। इस अभिलेख, यह पहला ताम्रपत्र अभिलेख है। इसमें अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन है। दोनों नीचे वाले अकाल के समय राज्य के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी। अब एक लिस्ट है जो पढ़ लेना है आपको। दिल्ली मेरठ खोजकर्ता टिफिन थेलर, दिल्ली टोपरा, कैप्टन पोलियर, बराबर व नागार्जुन, हैरिंगटन, गिरनार, लेफ्टिनेंट कर्नल टार्ड, इलाहाबाद टीएस बर्ट, शहबाजगढ़ी फ्रांसीसी अधिकारी, धोली किट्टो, और लास्ट में निष्कर्ष अशोक का एक अमर संदेश। अशोक क्या कहता है? समस्त मनुष्य मेरी संतान है। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करे, उसी तरह सब मनुष्यों के लिए मैं यही कामना करता हूं। तो सिंपल सी बात है, ये थे अशोक के अभिलेख।